मैं 4 बार अहल्याबाई होळकर जी का नाम लेता हूं, जिनके त्रिशताब्दी के समय में उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उनको हमारा श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, उन्होंने अपने जीवित काल में क्या काम इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए उन्होंने किया, जिसके जानकारी आप सबको अभी तक के 2-3 वक्ता दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे सामने रखने वाले हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए अहल्याबाई होळकर जी का नाम 4 बार जय जयकार बोलना चाहिए। बोल सकते हैं? बोलेंगे? मैं ऊपर बैठे हुए सभी माता बहनों को भी पूछ रहा हूं, बोल सकते हैं? बोलेंगे? हाँ, हाथ जोड़ करके नमस्कार की स्थिति में बैठ जाए। एक बार दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार स्थिति में बैठ जाना और हमारा आंख खोल करके अहल्याबाई होळकर जी का प्रतिमा है या चित्र है या उनका कई संकेत है, इसको ध्यान से देखना और अमर रहे 2 बार बोलना। एक बार उसको देखते ही बोलना, इधर उधर नहीं देखना, बाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ कौन है, दाहिने तरफ कौन है, ऊपर कौन है, कुछ नहीं देखना। हाथ जोड़ करके अहल्याबाई होळकर की जो प्रतिमा है, जो चित्र है, उसको देखते हुए 2 बार अमर रहे बोलना। मैं 4 शब्द बोलता हूं। एक बार पुण्य श्लोक अहल्याबाई होळकर, इससे भी बड़ा आवाज आ सकता है। और कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं देखना, सामने जो बैठे हैं पुरुष कार्यकर्ता, आप भी अहल्याबाई होळकर जी को ही देखना। एक बार मन में एक बार स्थापित कर लेना, क्योंकि यहां बैठे हुए आधे से ज्यादा माता बहनें शायद पहली बार उनका चित्र हमने देख रहे हैं। उसके बारे में भी मैं 1-2 मिनट बात करता हूं बाद में। शायद जिंदगी में पहली बार उस फोटो को हम देख रहे हैं। इसके लिए हमारे आंख उसके ऊपर ही रहना। लोक मंगला अहल्याबाई होळकर, प्रजावत्सला अमर अहल्याबाई होळकर, लोकमाता अहल्याबाई होळकर, लोकमाता अहल्याबाई होळकर, पुण्यश्लोका अहल्याबाई होळकर। अगर ध्यान से उस चित्र को हम देखते हैं तो शायद 1 साल के बाद भी जब वो फोटो हमें कोई दिखाते हैं, इतना तो कह सकते हैं कि ये अहल्याबाई होळकर जी का फोटो है। तो इतना बताना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में हम भाग लेने के कारण कहीं भी 1 साल के बाद ये चित्र दिखाए तो हाँ, पता है अहल्याबाई होळकर जी, ये पता रहा। हमारे देश का दौर्भाग्य है कि अहल्याबाई होळकर जी के बारे में मैंने भी 1 महीने पहले 2 पुस्तक पढ़ने के बाद आज आपके सामने खड़ा होने की एक क्वालिफिकेशन मुझे मिला है, योग्यता मिला है। नहीं तो मैं भी खड़ा नहीं हो सकता हूं। यहाँ आपके सामने जितने लोग इस अभियान में बात रखे हैं, वो सभी पुस्तक पढ़कर ही हमारे सामने विषय रखे हैं। किसी को जानकारी नहीं था। यह हमारे देश का दौर्भाग्य है। इसके लिए मैंने आपको विनंती किया, हाथ जोड़ करके पूरे दृष्टि से उस फोटो को देखते हुए, चित्र को देखते हुए अमर रहे बोलने के लिए मैंने विनंती किया। आज इस त्रिशताब्दी कार्यक्रम के पुण्यश्लोक अहल्याबाई होळकर के त्रिशताब्दी कार्यक्रम के इस सार्वजनिक समारोह के मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विकास के अग्रदूत ऐसे माना जाता है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ऊर्जावान नेता सन्मान्य केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के संगठन का सूत्र के साथ सारे प्रदेश में प्रवास करते हुए एक अजेय संगठन जिन्होंने खड़ा किया है, ऐसे भूपेंद्र भाई चौधरी जी, प्रदेश के संगठन मंत्री, इस कार्यक्रम की योजना में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे धर्मपाल जी, प्रदेश के हमारे 2 मंत्री, महिला मंत्री आज इस मंच पर उपस्थित है, ऐसे श्रीमती गुलाबी देवी जी और श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जिसके बारे में सुनने के लिए, जिसका त्रिशताब्दी वर्ष का स्मरण में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके सीधा वंशज जो इंदौर में रहते हैं, ऐसे उस वंश का, वंशावली का भी याद दिलाने के लिए आज हमारे मंच पर जो उपस्थित है, ऐसे श्रद्धेय सन्मान्य उदयराज होळकर जी, इस स्थानीय विधायक जो मंच पर उपस्थित है, सरोजिनी नगरी के विधायक राजेश्वर सिंह जी, लखनऊ के मेयर, लखनऊ के महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, इस अभियान का पूरा संयोजन जो कर रहे हैं, प्रदेश में त्रिशताब्दी वर्ष का आयोजन का संयोजन जो कर रहे हैं, ऐसा हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय राय जी, इस कार्यक्रम का संयोजन जो कर रहे हैं, लखनऊ महानगर में कई ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने करवाए हैं, ऐसे नीरज सिंह जी,
और आज हम मंच पर उपस्थित हमारे शहर के लखनऊ महानगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, ऐसे ही श्रद्धेय अहल्याबाई होळकर के स्मरण में उनके जीवन के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनको अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, उनको अपना गौरव समर्पण करने के लिए हजारों की संख्या में जो आए हैं, ऐसे सभी माता बहनों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबके उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। हमने अमर रहे नारा लगाते समय, हम गौरव समर्पित करते समय, हमने जय जयकार बोलते समय एक शब्द आपको सुनने के लिए मिला, पुण्य श्लोक। ऐसे मुझे भी एक महीने पहले किसी कार्यक्रम में मैंने ये पुण्य श्लोक यानी क्या है ऐसे मैं भी ढूंढने के लिए शुरू किया। लोकमाता समझ में आता है, प्रजावत्सला समझ में आता है, लोकमंगला समझ में आता है, लेकिन पुण्य श्लोक क्या है ये मेरे समझ में भी नहीं था। तो मैं उसको सोचते समय मुझे एक और शब्द जो आप सबको अच्छा पता है, ऐसा शब्द मेरे ध्यान में आया। रामायण में अलग अलग कांड हम बोलते हैं, अलग अलग कांड हमें पता है, बाल्यकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड, ऐसे अलग अलग कांड बोलते हैं। जब कांड का नाम मैं बोलता हूं, आप सब यहां बैठे हुए सभी लोग, पढ़े हुए, ना पढ़े हुए, कम पढ़े हुए, ज्यादा पढ़े हुए, सभी लोग उस कांड में क्या कहानी आता है आपको बिना सुने बिना पढ़े बता सकते हैं। बाल्यकांड यानी क्या? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बाल्यकाल की कहानियां है। युद्ध कांड यानी क्या? राम और रावण के बीच में युद्ध का कहानियां है। अयोध्या कांड यानी क्या? राम जब वापस आए उस समय के कहानियां हैं। उत्तराकांड यानी क्या? राम आने के बाद, राजा बनने के बाद में सीता का अग्नि प्रवेश जो कहानी हुआ वो तब उसमें है। अरण्य कांड यानी क्या? तो राम ने जो वनवास में गए थे उसके कहानियां हैं। लेकिन एक कांड के शब्द अगर बोले तो उस कांड में आपको पता है, आपको पक्का पता है, लेकिन उसमें क्या है कोई नहीं बोल सकते हैं, पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। सुंदर कांड यानी क्या है तो किसी को समझ में नहीं आता है, पढ़ने के बाद आज पता है, क्योंकि यहां बैठे हुए हजारों माता बहनों के घर में हर साल सुंदरकांड का पारायण होता है, हर साल सुंदरकांड का पठन होता है, इसके कारण आपको पता है। अगर ऐसे ही जो अनजाने लोग हैं रामायण के बारे में बोलते हुए बाल्यकांड बताए तो और किसका बाल्य? मेरे बाल्य में रामायण में रहता है क्या? नहीं, राम का बाल्य ही रहता है। लेकिन सुंदरकांड किसका है तो किसी को पता नहीं है। आप पुस्तक खोल करके पढ़ना पड़ता है, किसी का सुनना पड़ता है, तो उसके बाद ही हमें सुंदरकांड यानी बजरंग बली की कहानी है, सुंदरकांड यानी हनुमान की कहानी है, सुंदरकांड यानी आंजनेय की कहानी है, यह समझ में आता है। तो वाल्मीकि ने इसके लिए बाल्यकांड लिखा, किसी के लिए उत्तरकांड रखा, किसी के लिए अयोध्या कांड रखा, लेकिन इसके लिए सुंदरकांड क्यों रखा उन्होंने? वो हनुमान कांड ही रख सकते थे। लेकिन रखते वाल्मीकि को लगा ये कहानी, हनुमान की कहानी, आंजनेय की कहानी, बजरंग बली की कहानी इतना सुंदर है, सुनने के लिए, समझने के लिए इतना आनंद लगता है, उनके बारे में सुनने के लिए इतना आनंद लगता है, तो उन्होंने सुंदरकांड लिख दिया। हनुमान की कोई संकेत ऐसे नहीं मिलता। वैसे ही अहल्याबाई होळकर के बारे में जब जानकारी हमें मिलता है तो पुण्य श्लोक एक शब्द मिलता है। तो पुण्य श्लोक यानी क्या है? यानी इनका जीवन, इनकी साधना, इनकी कर्तृत्व, इन्होंने समाज के लिए जो किया, इन्होंने किसानों के लिए जो किया, इन्होंने महिलाओं के लिए जिन्होंने किया, उन्होंने आर्थिक व्यवहार के बारे में इन्होंने किया, जिन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ उन्होंने जो विषय किया, तो ये सब सुनते सुनते इतना पुण्य का काम उन्होंने किया। हर एक लाइन अहल्याबाई होळकर जी के जीवन का, हर एक पंक्ति, अगर आपको कोई पुस्तक मिले तो आप एक बार पढ़ना चाहिए। अहल्याबाई होळकर जी के जीवन के हर एक पंक्ति वो एक पुण्य श्लोक जैसे ही है। एवरी लाइन ऑफ अहल्याबाई होळकर जी स्टोरी, एवरी लाइन ऑफ अहल्याबाई होळकर जी लाइफ इज ए वेरी सेक्रेड लाइन। वो एक पुण्य का लाइन, पुण्य श्लोक जैसे होता है। इसके कारण लोग उनका कहानी सुनते सुनते बहुत बड़े बड़े इतिहासकार अहल्याबाई होळकर जी के साथ रानी भी लिखा,
लोकमाता भी लिखा, लोकमंगल भी लिखा, प्रजावत्सल भी लिखा, लेकिन वो सब के बाद उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में पुण्य श्लोक भी लिखा, क्योंकि एवरी लाइन ऑफ अहल्याबाई होलकर जी लाइफ इज वेरी सेक्रेड, इट इज वेरी डिवाइन, इट इज वेरी सेक्रेड एंड इट इज वेरी डिवाइन। इसके कारण वो दैविक है, वो पूज्य है, वो पुण्य है। इसके लिए उनके नाम के पहले पुण्य श्लोक ऐसे बोलना शुरू किया लोगों ने। अब हमें आश्चर्य लगता है, ये आदमी खड़ा होकर के इतना अहल्याबाई होलकर जी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमने न स्कूल में पढ़े, न कॉलेज में पढ़े, न हमारे टीचर उनका कहानी बोले, न हमारे लेक्चरर उनका कहानी बोले, न कोई पत्रिका में उनके बारे में सुना। तो मैंने पहला एक वाक्य बताया था, ये हमारे देश का दौर्भाग्य है, हमारे देश का दौर्भाग्य है। हमारे देश में शिवाजी के बारे में पढ़ने के लिए, हमारे देश में राणा प्रताप के बारे में पढ़ने के लिए, हमारे देश में अहल्याबाई होलकर जी के बारे में पढ़ने के लिए लंबे समय तक हमारे स्कूली शिक्षा में, हमारे स्कूल एजुकेशन में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में, हमारा टेक्स्ट बुक्स में आने ही नहीं दिया हमें शासन करने वाले लोग। They didn't even allow the story of अहल्याबाई होलकर to seep into the textbooks at all। उसके अंदर आने के लिए छोड़ ही नहीं दिया। तो इसके कारण 10वीं कक्षा हो गया, अहल्याबाई होलकर पता नहीं है। 12वीं पढ़ लिया हमने, अहल्याबाई होलकर पता नहीं है। डिग्री पढ़े, 1-2 वाक्य पता है, मालवा प्रांत का रानी थे, इतना ही पता है। आज आपको प्रदर्शनी देखे तो जो देखने के लिए मिलता है, आपको जो सुनने के लिए मिलता है, हमारे देश में एक महिला नेत्री, हमारे देश में एक महिला रानी, इतना बड़ा काम 300 साल पहले जब महिला सशक्तिकरण का नाम ही नहीं था, तो 2 बार केशव प्रसाद मौर्य जी ने महिला सशक्तिकरण का नाम उन्होंने बताया, उस शब्द का उल्लेख किया उन्होंने। 300 साल पहले महिला सशक्तिकरण का नाम भी कोई नहीं लेते थे, महिला सबलीकरण का नाम ही कोई नहीं देते थे, महिला का सहभागिता का नाम ही कोई नहीं लेते थे। लेकिन उस समय 70 साल के अपने जीवन में 28 साल उन्होंने महेश्वर को अपना राजधानी बनाते हुए मालवा प्रदेश में उन्होंने प्रशासन किया। वो एक रानी के नाते नहीं, एक अच्छे प्रशासकी के नाते, एक साध्वी के नाते, एक उदात्त चेतना के नाते उन्होंने 28 साल तक नर्मदा नदी के तट का महेश्वर को अपना राजधानी बनाते हुए उन्होंने शासन किया, राज नहीं चलाया। मैं फिर से बताता हूं, उन्होंने राज नहीं चलाया, उन्होंने शासन किया। शी वॉज वेरी ह्यूमन, अत्यंत मानवीय गुणों के साथ उन्होंने वहां शासन चलाने का काम उन्होंने किया। आज 300 साल के बाद सारे देश में मिजोरम से लेकर के, मेघालय से लेकर के, कर्नाटक तक, केरल तक, अंडमान निकोबार तक आज लोग अहल्याबाई होलकर जी का याद कर रहे हैं। मैं अभी संजय राय जी के साथ अभियान के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया मुरादाबाद में उनका प्रतिमा का स्थापना हुआ, कहीं उत्तराखंड में हरिद्वार के ऋषिकेश के ऊपर एक गांव में उनका पुतली की स्थापना हुआ, कर्नाटक के बेलगाम में उनका पुतली की स्थापना हुआ। जैसे लोग उनका कहानी सुनना शुरू किए, जैसे लोग उनके कहानी पढ़ना शुरू किए, उनको आश्चर्य होना शुरू किया कि ऐसे एक महिला, ऐसे एक रानी, ऐसे एक चेतना हमारे बीच में 300 साल पहले रहे थे क्या? डिड शी रियली एग्जिस्ट? तो मन में क्वेश्चन मार्क आता है, वो असली में वो थे क्या? ऐसे मन में क्वेश्चन मार्क आता है। व्यक्तिगत जीवन में अपार दुख का सहन करते हुए अहल्याबाई होलकर ने अपना प्रजाओं की काम, प्रजा की सेवा का काम उन्होंने किया। व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा जीवन था उनका, ऐसे नहीं है। छोटी बच्ची, महाराष्ट्र के एक बीड जिला के चौंडी नाम का एक गांव का एक छोटी बच्ची, 8 साल के बच्ची, शिव के मंदिर में वो जिस तरीके के पूजा वो करती थी, एक दिन लगभग 2 घंटे का पूजा वो जब करती थी, तो तब बाला साहेब पेशवे और मल्हारराव होलकर उस बच्ची को ध्यान से देखते हैं। इतने छोटे बच्ची इतनी एकाग्रता के साथ शिव मंदिर में आकर के 2 घंटा की पूजा करती है और उनके मुखमंडल में इतना तेजस्वी है। तो मल्हारीराव होलकर को लगता है कि ये इस लड़की को, इस बच्ची को मेरे घर में बहुल के नाते लेकर जाना है। शादी हो गया, 8 साल में शादी हो गया। उस समय के प्रथा के अनुसार 8 साल में उनकी शादी हो गया। लेकिन शादी होने के बाद 28 साल के आयु में उनके पति एक युद्ध में उनका निधन भी हो गया। तो 28 साल में पति को खोना पड़ा।
तो 28 साल होने के पहले पति को खोना पड़ा। उसके बाद 3-4 साल में पिता समान थे इनका ससुर मल्लारी राव होळकर, उनका भी निधन हो गया। दूसरे युद्ध में उनका भी निधन हो गया। उसके बाद 2-3 सालों के अंदर उनका अकेला बेटा मल्लाराव, उनका भी एक बीमारी के कारण उनका भी निधन हो गया। उसके 3 साल के बाद उनके अत्यंत प्रिय बेटी मुक्ताबाई का भी निधन हुआ, दामाद का भी निधन हुआ, उनके बच्चों का भी निधन हुआ। एक के बाद उनके वैयक्तिक जीवन में कोई आनंद की घटना घटी ही नहीं है, कोई आनंद की घटना घटी ही नहीं है। तो एक के बाद एक अपने परिवारजनों को खोते उन्होंने लगभग 35 साल होते समय उनके परिवार में बहुत सारे अपने नजदीक बाएं दाहिने कोई उनके साथ बचे ही नहीं है। लेकिन अपने आप को उन्होंने संभाला। किस कारण से संभाला? मुझे रानी बनना है, इसके लिए अपने आप को उन्होंने संभाला नहीं है। शी डिडंट कंसोल हरसेल्फ जस्ट टू बिकम ए क्वीन। वो नहीं, उनके मन में नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा जिस छोटा राज्य को उनके ससुर के शासन में बहुत अच्छा माना जाता था, अगर मैं उसका देखभाल नहीं करती है, तो मैं इसका शासन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो ये प्रदेश ये अनाथ हो जाएगा। इस भावना के साथ धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए उन्होंने महेश्वर में अपना राजधानी बनाते हुए, नर्मदा की तट पर आज के मध्य प्रदेश में महेश्वर को अपना राजधानी बनाते हुए, वहां से फिर से मैं 2 बार जो कहा इसको रिपीट करता हूं, उन्होंने राज नहीं चलाया, उन्होंने प्रशासन किया। शी एडमिनिस्ट्रेटेड, वो राज नहीं चलाया, शी एडमिनिस्ट्रेटेड। 28 साल अहल्याबाई होळकर जी वो रानी थी। फॉर 28 years अहल्याबाई होळकर जी वॉज द क्वीन ऑफ मालवा साम्राज्य। महेश्वर उनका कैपिटल था, राजधानी था, मालवा उनका प्रांत था। 28 साल तक उन्होंने राज किया। लेकिन वो 28 साल में मैंने जैसे पहले उल्लेख किया, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी, भूपेंद्र जी ने भी थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया आप लंबा सूची निकाल सकते हैं। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, लंबा सूची निकाल सकते हैं। सिंचाई के लिए उन्होंने क्या किया, उसका एक लंबा सूची निकाल सकते हैं। ट्रेड और कॉमर्स के लिए, व्यापार और आर्थिकता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। कारीगरों के लिए आज एग्जीबिशन में हम देखते हैं माहेश्वरी साड़ी, यहां बैठे हुए सभी लोगों को पता है, आपके पास एक है या नहीं है, लेकिन सभी को पता है। उन्होंने हजारों कारीगरों को इकट्ठा करते हुए माहेश्वरी ब्रांड क्रिएट किया, माहेश्वरी साड़ी को विश्व प्रसिद्ध उन्होंने किया। जैसे मैंने बताया सिंचाई के बारे में, सेना के बारे में, पड़ोसी राज्यों के संबंधों के बारे में अहल्याबाई होळकर जी ने अपने 28 साल के जीवन में, 28 साल के रानी के नाते उन्होंने जो किया, इट इज अनपैरेलल्ड। आप इसको कहीं भी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े राजाओं के साथ भी अहल्याबाई होळकर जी का तुलना कर ही नहीं सकते आप। यू जस्ट कांट कंपेयर योरसेल्फ। उन्होंने एक छोटे छोटे बिंदुओं को, 4-5 बिंदुओं को बताता हूं मैंने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बात करने वाले ही है। तो आज भी महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 7/12 का एक सिस्टम, 7/12 का एक सिस्टम चलता है। आज भी महाराष्ट्र सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो डॉक्यूमेंट है 7/12। ये 7/12 यानी क्या है? यानी अहल्याबाई होळकर जी ने, उन्होंने जो गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं था, उनको अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का जमीन देते थे, एक मेजरमेंट का जमीन देते। वो जमीन देने के बाद रानी का एक नियम रहता था। लोकमाता अहल्याबाई होळकर जी का एक नियम था कि आपने 12 पेड़ लगाना चाहिए, 5 ऐसे चौड़ाई में लगाना चाहिए और 7 आप ऐसे लंबाई में ऑन द लेंथ लगाना चाहिए। तो 5 ऐसे, 7 ऐसे लगाना चाहिए, 12 पेड़ लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए। जिनको जमीन मिलता है वो सभी 12 पेड़ लगाना चाहिए। और इसका इंस्पेक्शन, परीक्षा करने के लिए वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, उनको ध्यान देने के लिए, सबके लिए उनके प्रशासन में व्यवस्था था। तो 5 ऐसे लगाए, 7 ऐसे लगाए, तो 12 पेड़ लगाए। तो 12 पेड़ का क्या है, तो 5-6 साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ मिलना शुरू होता है। वो फूल के पौधे हो या फल का पेड़ हो या नारियल का पेड़ हो, कुछ ना कुछ मिलना शुरू होता है। तो 7 पेड़ का जो उत्पत्ति है, 7 पेड़ का जो उत्पत्ति है वो उस घर के लिए है।
लेकिन 5 पेड़ का जो उत्पत्ति है वो टैक्स के नाते राजा को देना चाहिए। 5 पेड़ में जो मिलता है वो राजा को उत्पत्ति राज्य के लिए देना चाहिए टैक्स के नाते। 7 में जो मिलता है वो, और इसमें भी उनकी न्यायपरता देखिए, 7 किसका घर के लिए वो भी तय है और 5 सरकार के लिए वो भी तय है। अगर ये 5 में कुछ नहीं मिलता है तो नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये 5 में कुछ मिल गया तो उसको टैक्स के नाते देना चाहिए। अगर ये 5 में फल नहीं मिलता है, फसल नहीं मिलता है तो नहीं देना चाहिए। इतना न्यायपरता के साथ अहल्याबाई होलकर जी ने 28 साल तक अपना राज्य को संभाला, उन्होंने अपना प्रशासन को किया। आज भी अगर आप इंदौर के पास गए तो, गांव में गए तो उनके समय के सिंचाई की व्यवस्था आज भी है। उनके 300 साल पहले का सिंचाई की व्यवस्था आज भी है। वो तालाब हो, इंदौर महानगर के अंदर ही अहल्याबाई तालाब, अहल्याबाई पॉन्ड ऐसे एक बड़ा तालाब है, उसके साथ सिंचाई की व्यवस्था, छोटे छोटे बांध की व्यवस्था, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में वाव कहते हैं, यानी बहुत गहराई में जो कुएं रहते हैं जिसको वाव कहते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में अहल्याबाई होलकर जी ने वाव का निर्माण किया किसानों के मदद के लिए। आज हमारे सरकार भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बात करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हर साल गेहूं मत लगाइए, हर साल चावल मत लगाइए, हर साल गन्ना मत लगाइए, 2 साल गन्ना लगाए तो तीसरी साल कुछ और करिए। आज एक साइंस है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन 300 साल पहले अहल्याबाई होलकर जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात किया। तो ऐसे किसानों के सुरक्षा के लिए, किसानों के समृद्धि है, बहुत सारे काम उन्होंने किया। पढ़ा तो हैदराबाद के निजाम बोलते हैं, उस समय का ब्रिटिश वाइसराय बोलते हैं कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स इन द वर्ल्ड आई हैव सीन। वो कोई डिप्लोमेट का ट्रेनिंग नहीं हुआ था, राजदूत का ट्रेनिंग नहीं हुआ था, लेकिन वो जिस अच्छे तरीके से पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखती थी, संबंध एस्टेब्लिश कर दिया था, तो ब्रिटिश वाइसराय ने बताता है कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स आई हैव, ऐसे उन्होंने बताते हैं। महिला कल्याण के लिए जैसे मैंने बताया, कारीगरों को इकट्ठा करते हुए माहेश्वरी साड़ी के बारे में उन्होंने जो काम किया, वो आज भी मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा साड़ी का ब्रांड है। हजारों की संख्या में कारीगर इसका निर्माण करते हैं, सारे दुनिया में इसका सेल्स भी होता है। उतना है, उसका साथ ही उस समय विधवाओं का स्थिति बहुत शोचनीय था। अगर विधवा है तो उनके घर में संपत्ति है, वो विधवा किसी को दे नहीं सकते थे, विधवा दत्तक से किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते थे। ऐसे बहुत सारे समाज के अंदर नियम था, लेकिन अहल्याबाई होलकर जी ने एक एक नियम को उन्होंने तोड़ा। सबके साथ संवाद करते हुए एक एक नियम को उन्होंने परास्त किया। उन्होंने अपने अत्यंत घनिष्ठ मित्री रेणुका देवी नाम का अपने मित्र, अपने जो साथ में जो रहते थे, वो एक स्वयं एक विधवा थे, अपने गोद में लेकर के उन्होंने उसका विवाह करवाया। विधवा महिलाएं किसी को भी गोद ले सकते हैं, दत्तक ले सकते हैं, ऐसे उन्होंने नियम बनवाया। अपने संपत्ति को किसी को दे सकते हैं, ये भी उन्होंने नियम बनवाया। और वो ज्यादा टैक्स देना था, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया, उन्होंने समान कर दिया। जो समाज देता है वैसे ही ये भी देते हैं, ऐसे उन्होंने समान करने का काम भी उन्होंने किया। तो ऐसे महिलाओं के प्रति संवेदना, किसानों के प्रति संवेदना, आर्थिक व्यवस्था के बारे में उनका योगदान, पड़ोसी राज्यों के साथ उनका योगदान, एक रानी के नाते उन्होंने सेना का प्रबंधन तो करना ही पड़ता है। तो उस समय एक भी संघर्ष में, एक भी युद्ध में अहल्याबाई होलकर कभी हारे नहीं हैं। शी डिड नॉट लूज अ सिंगल वार, शी डिड नॉट लूज अ सिंगल बैटल। एक भी युद्ध को, एक भी संघर्ष में अहल्याबाई होलकर हारे नहीं है। वो एक अजेय महिला रही, एक अजेय रानी रही। ये भी हम हमेशा के लिए याद रखना। आज अहल्याबाई होलकर जी के बारे में ये सब तो उसके जमाने में, उस जमाने में हुआ, लेकिन आज अहल्याबाई होलकर जी को किस विषय के लिए याद रखते हैं? यानी उन्होंने हमारा धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान अपने 28 सालों में दिया। धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज काशी में अगर मंदिर हम देखते हैं तो इसका एक और एक ही कारण है अहल्याबाई होलकर जी। अगर अहल्याबाई होलकर जी नहीं रहते तो काशी का आज का मंदिर जितना हमें दिखने के लिए मिलता है, और भी बहुत मिलने वाला है मोदी जी के, योगी जी के कार्यकाल में, लेकिन आज जो देखने के लिए मिलता है वो भी हमें मिलने वाला नहीं था अहल्याबाई जी होलकर जी के बिना।
तो वहां एक मणिकर्णिका घाट, आप सभी लोगों ने स्नान के लिए शायद मणिकर्णिका घाट में गए हैं, उसके निर्माण में उनका योगदान है। उसके बगल में ही अहल्या घाट, उसको 100% इन्होंने ही निर्माण किया। आप हरिद्वार में जाइए, आप प्रयाग में जाइए, आप अयोध्या में जो सरयू घाट के नाम पर है, ये सभी घाट का निर्माण जो किया एक महिला अहल्याबाई होलकर की है। आप सोमनाथ में जाइए, रामेश्वरम में जाइए, कांची में जाइए, भीमा शंकर में जाइए, श्रीशैलम में जाइए, हर जगह में आपको इन्होंने जो धर्मशालाएं निर्माण किया है, पीने के पानी की व्यवस्था किया है, भंडारा चलाने की व्यवस्था किया है, पुजारियों की पूजा की व्यवस्था की है, आज भी चालू है। कहानी नहीं, आज भी चालू है। जो गांव उन्होंने मंदिर के लिए दिया था, आज भी बोलते हैं इस गांव को अहल्याबाई होलकर जी के समय में मंदिर के लिए दिया गया था। सारे देश में सप्तपुरी नाम से जो 7 पुण्य क्षेत्र जाना जाता है, 4 धाम के नाम पर बद्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हम याद करते हैं, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग, 4 चतुर्धाम, 7 सप्त क्षेत्र और उसके साथ 12 ज्योतिर्लिंग, 12 + 7 + 4, 19 + 4, 23, 23, सभी जगहों में आज अहल्याबाई होलकर जी का टच है। उनका कुछ काम है, बड़ा काम, छोटा काम है, यानी ये कोई उत्प्रेक्ष नहीं है। अब हमें ध्यान से अगर देखें तो ये सभी जगहों में हमें देखने के लिए मिलता है अहल्याबाई होलकर जी का। एक व्यक्ति, एक रानी, जिनको वैयक्तिक जीवन में बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ा, बहुत सारे नष्ट झेलना पड़ा, बहुत सारे दुख को सामना करना पड़ा, ऐसे एक महिला उस समय अपने आप को संभालते हुए, समाज का सहयोग लेते हुए आज हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। आज माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, माननीय योगी जी के कार्यकाल में आज हम देखते हैं कि उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम हम देख रहे हैं। उसी विरासत, आज महिला सबलीकरण, सशक्तिकरण का काम हो, महिला भागीदारी का काम हो, केवल महिला भागीदारी, महिला सशक्तिकरण नहीं है, विमेन लेड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व का विकास आज जो हो रहा है समाज में, उसी विरासत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसका संकेत। उस समय अहल्याबाई होलकर जी ने, उन्होंने एक वाक्य बताया था, शासन किसके लिए होता है? शासन उन्होंने बताया था, शासन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। शासन किसके लिए होता है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, कुछ लोगों का हित के लिए, कुछ लोगों का सुख के लिए नहीं। तो हमने देखते हैं महात्मा गांधी जी ने भी उसी शब्द को फिर से दोहराया, राम राज्य की बात उन्होंने कहा। उसके बाद आचार्य विनोद भावे, उन्होंने सर्वोदय के बात हमारे सामने रखा। हमारे ही संगठन के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने अंत्योदय का काम शब्द हमारे सामने रखा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बाद में महात्मा गांधी जी राम राज्य की कल्पना, बाद में आचार्य विनोबा भावे जी सर्वोदय की कल्पना, बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की कल्पना, और आज हमारे पंत प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं सबका साथ, ये तो बोलना ही पड़ेगा, सबका साथ, और भी बड़े आवाज में, यानी सभी लोग बोलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। यानी अहल्याबाई होलकर जी को जो विरासत मिला, उन्होंने अच्छे तरीके से पालते हुए जो आगे बढ़ाया, आज ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी सबका साथ सबका विकास के साथ उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे देश में कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे महापुरुष, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, राजा हो या साधु संत हो, या कोई लेखक हो या कवि हो, कोई ऋषि हो या कोई संत हो, आज हमारे देश में समाज को जागरूक रखने का, समाज को स्वस्थ रखने का, समाज को समृद्ध रखने का काम हजारों सालों से हमारे देश में जो हो रहा है, उसमें 300 साल पहले रानी पुण्यश्लोका रानी अहल्याबाई होलकर जी का नाम बहुत एक बड़ा विषय है। स्वयं के जीवन में बहुत दुख झेलते हुए, बहुत नुकसान को सामना करते हुए, उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रदेश को पाला, अपने प्रदेश के प्रजाओं को उन्होंने पालन किया, और जिस तरीके से युद्ध में वो कभी हारे नहीं, ऐसा नो लॉस ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया, पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छा संबंध रखा, इसके लिए हम और इतिहासकार उनको पुण्य श्लोक भी बोलते हैं, लोकमाता भी बोलते हैं, प्रजावत्सला भी बोलते हैं, लोकमंगला भी बोलते हैं। ऐसे एक महान चेतना को स्मरण करने के लिए आज हम सब यहाँ आए हैं। तो मेरा एक ही विनंती करते हुए मैं मेरा बातों को समाप्त करता हूँ
मैं पहला भाषण शुरू करने के पहले मैंने आप सबको हाथ जोड़ करके ध्यान से उनके चेहरा देखते हुए मैंने अमर रहे बोलने के लिए कहा। हम इतना तो कर सकते हैं कि इनके कहानियों को आगे के पीढ़ियों के लिए ट्रांसफर करने का जो काम है वो घर में कर सकते हैं, पार्टी में कर सकते हैं, पड़ोसी के उनके बीच में कर सकते हैं, अपने व्यवसाय जहां है वहां कर सकते हैं। उनके बारे में जो बिंदु बता सकते हैं हमने, ऐसे उनको बताते हुए अहल्याबाई होलकर जी का आदर्श जो है उसको हमारे जीवन में भी पाल। हम सब सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले, हम सब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। यहाँ पार्षद है, मंच पर विधायक लोग भी है, यहाँ शायद जिला पंचायत सदस्य भी होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए हम कैसे रहना चाहिए, इसका एक उदाहरण के नाते पुण्य श्लोका अहल्याबाई होलकर जी ने उन्होंने उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस उदाहरण को हमारे जीवन में आचरण करते हुए हम सब आगे बढ़े, इतना ही विनंती करते हुए मैं मेरी बातों को समाप्त करता हूँ। भारत माता की। फिर से केशव प्रसाद जी ने बोला है जिस आवाज में हम नारा लगाना चाहिए ऐसे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पुण्य श्लोका अहल्याबाई होलकर, लोकमाता अहल्याबाई होलकर, प्रजावत्सला अहल्याबाई होलकर, लोकमंगला अहल्याबाई होलकर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्य अतिथि जी ने निश्चित रूप से सनातन संस्कृति से अगाध प्रेम रखने वाली पुण्य श्लोका राजमाता अहिल्याबाई के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। अब मैं बिना विलंब हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, इस परिचय को आंदोलन का स्वरूप देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। अपना मार्गदर्शन, अपना पाते देने काम करें। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री BL संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंत्रिमंडल के सभी मेरे सहयोगीगण, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, ऐसे होलकर वंश के वंशज श्री उदयराज होलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संजय राय जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री आनंद द्विवेदी जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे युवा नेता श्री नीरज सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के अवसर पर
इस स्मृति अभियान कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री BL संतोष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं मालवा इंदौर के होलकर वंश से जुड़े हुए उनके वंशज श्री उदयराज होलकर जी का, जो आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाल करके यहां उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास के बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम लोगों को उसका स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वह हमारे जीवन में वह क्षण परिवर्तनकारी साबित होता है। हमारा इतिहास अनेक चुनौतियों से जूझते हुए, अनेक आंधी और तूफानों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए, समय समय पर समुद्र मंथन के माध्यम से जिन रत्नों को उस समय के नायक और नायिकाओं के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है, उसमें समान रूप से महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी अलग अलग कालखंड में देखने को मिली है, अलग अलग कालखंडों में देखने को मिली है। और इसीलिए जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। हर महीने हमारे यहां 2-4 बड़े पर्व और त्योहार आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, स्थानीय स्तर पर भी लोगों के सामने पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला होती है। और ऐसे ही महापुरुषों की भी एक श्रृंखला हम सबको देखने को मिलती है, जिनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व समाज को एक नई संजीवनी प्रदान करता रहा है। इस लंबी श्रृंखला में बीच के कालखंड में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उन महापुरुषों का नाम विदेशी दासता के शिकार उन सत्ता लोलुप लोगों ने कभी सामने नहीं आने दिया, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनकर के लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे नाम आगे नहीं आने दिए। आप याद करिए, 1000 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के हमलों को बेनकाब करने वाले महाराज सुहेलदेव को समाज एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। और जब वह भारत में 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहास ने महाराज सुहेलदेव के साथ क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया, उसका नाम, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ऐसे ही
एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, भारत की परंपरा वेदों के बगैर नहीं चल सकती। भारत के सनातन धर्म की परंपरा वेदों पर आधारित है। वेद उसकी आधारशिला है। हम जब भारत के वेदों की परंपरा की बात करते हैं, एक कालखंड ऐसे भी आया जब कहा गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। कौन लोग थे जो महिलाओं को, जिन लोगों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं रची थी, ऐसी अपाला, ऐसी घोषा, ऐसी विश्वारा नारा और गार्गी और मैत्री जैसे भारत की उन विदुषी नारियों के बारे में कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका स्मरण गाए बगाए न करता हो। हर भारतीय के मन में ये बातें सामने आती हैं। उसी श्रृंखला में आज से 300 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालिका जन्म लेती है और वही बालिका आगे चल करके मालवा के होलकर साम्राज्य की साम्राज्ञी बनती है। लेकिन अखिल भारतीय दृष्टि के नाते भारत की विरासत की एक ऐसी आधारशिला रख देती है जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर रही है। भारत के आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब विरासत और विकास की बात करते हैं तो विरासत और विकास का यह अभियान वही अभियान है जिसकी आधारशिला 300 वर्ष पहले लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने रखी थी। उनका साम्राज्य, होलकर साम्राज्य उस समय के भारत की तुलना में एक छोटा सा साम्राज्य था, लेकिन साम्राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर के उन्होंने सांस्कृतिक भारत के अंदर भारत की विरासत को आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों की पुनर्स्थापना करके सनातन धर्म की उस नींव को मजबूती प्रदान करने का काम किया था। काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे गया का मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, चार धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में द्वारा किए गए उनके लोक कल्याणकारी कार्य हो, या सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में, या हर धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में कहे गए उनके सनातन धर्म के उत्थान के लिए, पुनर्स्थापना के लिए किए गए कार्य, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और यही प्रेरणा है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर सुशासन चाहिए तो सुशासन की आधारशिला विरासत बनेगी और सुशासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए निष्पक्ष न्याय की कसौटी पर खरा उतर करके सबको सुरक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबके प्रति सुरक्षा का भाव पैदा हो, तब विरासत और विकास का यह अभियान अनवरत रूप से आगे बढ़ता है। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें लोक माता के 300वीं शताब्दी जन्म महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा विरासत के साथ साथ विकास और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रमों को नजदीक से समझने, जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके बारे में जब हम लोग जान रहे हैं तो हमें लगता है कि प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कार्यक्रम शासन के स्तर पर होने चाहिए, और तब हम लोग तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि लोक माता का ही वह कल्याणकारी रूप है
जब हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को एक नया जीवन दान देने का कार्य करते हैं। ये लोक माता के प्रति सच्चे सच्ची श्रद्धांजलि है, यह उनके प्रति नमन है। जब हम लोग अपने देश की उन वीरांगनाओं को, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर पीएसी की 3 नई बटालियन का गठन करके और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के लिए करते हैं, तो ये उसी अभियान का हिस्सा है जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना कार्यक्रम के माध्यम से और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का जो एक निर्णय लिया और जिस एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ये सभी कार्यक्रम उसी सुशासन की आधारशिला बनते हैं। यह अवसर है हमारे पास सामने, जब हम लोग इतिहास के इन रत्नों के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से, कुछ उन आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा कर ले जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणा बन सके। और उस अभियान के साथ जुड़ने का, त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर आज हम सबको, पूरे भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को, जो युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, खासतौर पर हम लोगों ने पहले चरण में यहां पे एक कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला के आयोजन के बाद हर जनपद में, हर विधानसभा स्तर पर, हर विकासखंड स्तर पर और अब ग्रामीण स्तर पर भी, सेक्टर स्तर पर भी ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रकार से इन कार्यक्रमों में आज यहां पर एक नई श्रृंखला इसमें जुड़ी है। यहां पे मंचन के माध्यम से भी लोक माता के जीवन के विभिन्न पक्षों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, ये सभी अभिनंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने लोक माता के जीवन के विभिन्न पक्षों पर जो उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किए हैं, वह यहां की टीम के लिए एक नई प्रेरणा होगी और उससे प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े हुए लोग लोक माता के विभिन्न पक्षों को लेकर के समाज के बीच में जाकर के सामाजिक एकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के अटूट गठबंधन को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री BL संतोष जी का, माननीय श्री यहां पर उपस्थित होलकर वंश से जुड़े हुए श्री उदयराज होलकर जी का और आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके पाते ने 300वीं जयंती राजमाता अहिल्याबाई के अवसर पर हम उनके गुणों